आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं कल तीसरे दिन के खेल के एनालिसिस का वीडियो नहीं तैयार कर पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। तो वैसे भी आज जब ये चौथे दिन लंच के बाद ये गेम खत्म हो गया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा और थर्ड डे से ही हम लोग जरा बात करना शुरू करते हैं। जब कल सुबह रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दूसरे दिन के बाद से नॉट आउट रहते हुए सुबह खेलने आए, उसके बाद मतलब ये लग रहा था कि इंडिया तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है और ये लोग बिल्कुल आज फोड़ फाड़ के रख देंगे। लेकिन जैसा होता है हमने देखा है इंडियन टीम के साथ और खासतौर पे रोहित शर्मा के साथ वही हुआ। और इंडिया में मैं ये देख रहा हूं कि एक पारी में अगर कोई बैट्समैन रन बनाता है तो वो दूसरी पारी में उसका फेल होना बिल्कुल तय रहता है। लेकिन अभी हम ब्लेम नहीं कर सकते यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन को। अभी वो काफी यंग है और अभी शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स भी घा गए और खासतौर पे जेम्स एंडरसन ने जिस तरह से बॉलिंग की है, मतलब वो तो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल एक टप्पे को पकड़ के उसी पे बॉल फेंकता रहता है और वहीं से अंदर और वहीं से बाहर। तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है। लेकिन रोहित शर्मा को समझना चाहिए, रोहित शर्मा के साथ वही प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड कप के पहले भी इसके साथ हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि ये शुरुआत में जब ये आता है ना इसके पैर बिल्कुल चलते नहीं है। कल भी ये जिस तरह से आउट हुआ है, क्रीज में खड़े खड़े इसने शॉट खेलने की कोशिश की, बॉल की पिच तक ही नहीं पहुंचाई और बोल्ड हो गया। ये देख के बड़ा बुरा लगता है। मतलब ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित शर्मा इस तरह से बैटिंग करेगा। मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि शायद ये सुबह जब ये बैटिंग करने आता है या जब भी बैटिंग करने आता है बिना नॉकिंग किए चला आता है, इसके पैर बिल्कुल चलते ही नहीं है। तो कुछ तो नॉकिंग करके आना चाहिए। अब रोहित शर्मा आउट हो गया, जायसवाल आउट हो गया, हालत वही खराब, पतली हो गई एकदम। वो शुभमन गिल आया, शुभमन गिल वैसे ही आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। वो तो भगवान भला करे कि वो एक जो हार्डली की बॉल उसके पैड पे लगी, वो बैट का एज लगा हुआ था। हालांकि वो शुभमन गिल को खुद भी नहीं मालूम था। जब उसने रिव्यू लिया, रिव्यू भी बड़े अनमने मन से उसने लिया। वो भला हो श्रेयस अय्यर का जो दूसरी एंड पे खेल रहा था, जो उसने बताया कि भैया तू ले ले रिव्यू। हालांकि वो बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू देख रहा था, लेकिन भगवान की दया से वो एज था जिसकी वजह से वो बच गया। उसके बाद एक अंपायर्स कॉल पे अंपायर ने आउट नहीं दिया। उसके बाद उसका एक स्लिप में कैच भी छूटा, वो हालांकि फील्डर से थोड़ा सा दूर था। लेकिन कभी कभी बल्लेबाज को इस तरह की ये जो चांसेस हैं इसकी जरूरत होती है, कभी कभी क्या हमेशा ही होती है। लेकिन खासतौर पे इस तरह के बल्लेबाज को जो कि पहले अच्छा खेलता रहा है और उसके बाद उसके रन नहीं बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है और सारी वीकनेसेस जो हैं वो सामने वाली टीम को पता है। तो और फिर मतलब क्या किया जा सकता है ऐसे में। तो ये किस्मत के भरोसे ही उसकी पारी चली। लेकिन उसके बाद फिर हालांकि पहली पारी में भी उसने थोड़ा ठीक ठाक ही खेला था। वो आखिरी में वो जो जिस तरह से आउट हुआ था वो अलग बात है। लेकिन कल के मैच में उसकी वजह से ही इंडिया कुछ कर पाई। अदरवाइज श्रेयस अय्यर ने तो फिर वही किया जो वो करता है। और कौन कहता है इसको कि ये स्पिन का बहुत अच्छा बैट्समैन है। मतलब 29 रन के बाद किस तरह का शॉट मारा, आपको मालूम है कि बेन स्टोक्स ने मिड ऑन मिड ऑफ दोनों आगे ले रखे हैं। ही इज इनवाइटिंग यू। और हमेशा बात यही करते हैं हम लोग कि जब आप ग्राउंडेड शॉट मार सकते हो तो फिर आपको उसको हवा में खेलने की क्या जरूरत है। अब ये मुझे लगता है कि अब कोई चांस नहीं है श्रेयस अय्यर के लिए। हालत फिर से खराब हो गई। वो तो शुभमन गिल अगर आउट हो गया होता तो फिर उसके अलावा तो सिर्फ अक्षर पटेल ने 45 रन बनाए और क्या। मुझे लगता है कि इस पूरी टीम में एक यशस्वी जायसवाल और अक्षर पटेल, इनके अलावा कोई भी बैटिंग कर ही नहीं रहा है कॉन्फिडेंटली। अक्षर पटेल लगता है जब वो खेलता है कि वो कॉन्फिडेंटली खेल रहा है। कुल मिला के फिर हालत वही पतली। और सुबह आप बैटिंग करने आए, 10 विकेट आपके हाथ में थे, हालत ये हो गई कि आप शाम तक पूरे ऑल आउट ही हो गए। और 255 रन, हम तो सोच रहे थे कि ये 300 सवा 300 रन तो कम से कम बनाएंगे। लेकिन आखिरी के 4 बैट्समैन ने किस तरह से बैटिंग की है आप लोगों ने देखा होगा। टी के बाद जब ये लोग आए तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। जब अरे ये हम सब लोगों को मालूम है, हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के टेलेंडर्स जो हैं, इन लोगों के हाथों में दम नहीं है। ये लोग छक्के वक्के नहीं मार सकते हैं। और छक्के तो दूर की बात है, ये ताकत से चौके भी नहीं मार पाते हैं।
जो एक बाकी किसी टीम के आप टेलेंडर्स को देखिए वो किस तरह से ताकत से शॉट मारते हैं। अरे जब आप टेक्निकली साउंड नहीं हो या विकेट में आपको समझ में नहीं आ रहा है या बॉलर्स आपकी समझ से परे हैं तो आप कम से कम फिर ताकत से ही शॉट मारो। लेकिन ताकत आप में है नहीं, आप डिफेंसिवली खेल नहीं पाते हो। अब उसके बावजूद कुलदीप यादव जो कि इतना अच्छा डिफेंड कर लेता है उसने किस तरह का शॉट मार के बॉल खड़ी की है। और मतलब ऐसे में ऐसे बल्लेबाजों की संगत में अच्छा खासा जो अश्विन है जो ठीक ठाक बैटिंग कर भी लेता है उसको भी पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है। कुल मिला के आखिरी के आपके बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया इंक्लूडिंग द विकेट कीपर। विकेट कीपर तो देखिए अब विकेट कीपिंग उसने आप क्या कहें, ठीक की या क्या की, इस मामले में मैं तो न्यूट्रल हूं क्योंकि उसने देखिए जो कैचेस पकड़े वो उसको पकड़ने ही थे। ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कैच नहीं पकड़ लिया या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंप नहीं कर दिया, बल्कि स्टंपिंग उसने मिस ही कर दी। तो कुना भरत का तो अब मुझे लगता है कि इसका भी नंबर आ गया है और अगले टेस्ट मैच में इसको नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग श्रेयस अय्यर। फिर जब 255 के ऊपर इंडिया टीम ऑल आउट हो गई तो अब इंग्लैंड के पास तो 399 रन का टारगेट था और वो लोग आए, वो उसी तरह से आए जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। क्या पीटना पाटना शुरू किया उन्होंने, तो 14 ओवर जो उनको खेलने मिले थे उसमें 69 रन ठोक दिए, 67 रन ठोक दिए। और मुझे तो लग रहा था कि ये बेन डकेट फिर इनकी जान के ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो तो गनीमत है कि वो अश्विन की बॉल पे आउट हो गया स्वीप मारने के चक्कर में, ग्लव पे लग के, और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। तो कुल मिला के 67 रन और फिर उसके बाद इनको बनाने थे 332 रन आज के चौथे दिन सुबह जब इन लोगों ने शुरू किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज का मैच जो इंडिया जीती है वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने गिफ्ट किया है मैच। ये इंडिया ने मैच जीता नहीं है, ये इंग्लैंड ने मैच हारा है। मैं देखिए कितना भी अंग्रेजों का और इंग्लैंड का क्रिटिक रहूं, लेकिन ये तो मुझे कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। हाँ, जो उनकी अप्रोच है, जो एग्रेसिव खेलने की जो अप्रोच है, उसकी वजह से वो ये मैच हारे हैं। अदरवाइज अगर वो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने की कोशिश करते तो ये मैच जीतना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। मैं मतलब हेड्स ऑफ टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम, इन लोगों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। ये इंडिया ने मैच नहीं जीता है, मैं किसी भी हालत में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इंडिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने घर में इतने नॉर्मल टाइप के विकेट के ऊपर, जिसमें कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन या बाउंस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके ऊपर आपके बैट्समैन बहुत ज्यादा खराब बैटिंग करते हैं और इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब आउट हो जाए। कितने पे भी खेल रहा हो कोई बैट्समैन, इन लोगों में से वो कॉन्फिडेंस नजर आता ही नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे या लंबा खेलेंगे, या इन लोगों को कुछ समझ है सिचुएशन की और कंडीशंस की। मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ये पहला मैच भी ये लोग जीत सकते थे आसानी से, वहां इन लोगों ने 550 रन नहीं बनाए। उसके बाद ये लोग जो आज इस बार पहली पारी में जो रन बना सकते थे वो रन भी इन लोगों ने कम बनाए, और उसके बाद दूसरी पारी में इन लोगों ने रन कम बनाए क्योंकि रोहित शर्मा का तो बल्ला बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। शुभमन गिल भगवान की दया से रन बना दिए उसने, लेकिन श्रेयस अय्यर क्या, बाकी कुना भरत आपका विकेट कीपर होकर उसको रन बनाने चाहिए। बाकी टेलेंडर्स ने तो कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। वो तो अगर शुभमन गिल की अगर वो अंपायर्स कॉल नहीं हुई होती तो हम लोग तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 150 पे ऑल आउट हो गए होते, और 150 पे ऑल आउट हो जाते तो आप समझ लीजिए क्या होता। आज इंडिया केवल 106 रन से मैच जीती है, और जब आप 399 रन का टारगेट आप डिफेंड करने आए थे, तब आप जिस तरह से खेल रहे थे, अगर मान लीजिए वही 100 रन कम होता टारगेट तो इंग्लैंड तो बहुत आसानी से 2 चल के रख देती है इंडिया को। ये बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है रोहित शर्मा को, मैनेजमेंट को। अब ये लोग किस तरह से बैटिंग करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। और जसप्रीत बुमराह ने तो खैर बिल्कुल आउट ऑफ द स्किन बॉलिंग की है, ऐसे विकेट के ऊपर जो कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। ऐसे विकेट के ऊपर 9 विकेट लेना, इसीलिए डिजर्विंगली उसको मैन ऑफ द मैच दिया। वो डिजर्व करता था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भले यशस्वी जायसवाल ने 200 रन बनाए, शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई, लेकिन और दूसरी बात यह कि जेम्स एंडरसन तो मतलब कौन कहेगा कि वो 41 साल उसकी उम्र है, क्या टप्पे के ऊपर बॉल डालता है, क्या वहीं से अंदर वहीं से बाहर। मैं तो देख देख के परेशान हो गया हूं उसको, और कैसे बैट्समैन
मतलब उसकी उंगलियों के ऊपर नाचते हैं। वहीं जब इवन क्रॉली और डकेट खेल रहे थे तो आपने देखा वो जसप्रीत बुमराह की बॉल पे भी कितना कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे। जैक क्रॉली के साथ एक्चुअली वो बेनिफिट है उसका 6 फीट 6 इंच जो हाइट है, तो उसके लिए बॉल को ओवर पिच बनाना बड़ा आसान हो जाता है। और फिर जब ये एक बैट्समैन छोटी हाइट का, एक बैट्समैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा, जब ये लोग खेल रहे हो तो बॉलर्स के लिए भी एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ इंडियन बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस बहुत भर भर के है। इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि 2 4 5 10 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। अब मैं ये दोनों मैचेस में ये कहूंगा कि इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें भले इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। या फिर उसको देखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंडिया के बैट्समैन ने बैटिंग बड़ी खराब की। इंडिया के बैट्समैन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे जाना है या पीछे जाना है। आपने अगर ये देखा हो, इंग्लैंड के बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं वो बहुत डिसाइसिव तरीके से फ्रंट फुट पे आते हैं या बैक फुट से स्वीप मारते हैं या रिवर्स स्वीप मारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया के बैट्समैन जिस टाइम टॉम हटली बॉलिंग कर रहा होता है या बशीर या इवन रेहान अहमद, उस टाइम इंडिया के बैट्समैन के सामने हमको ये लगता है ये क्रीज से खड़े होकर खेल रहे हैं और बॉल स्पिन होके कब निकल जाएगी इनको समझ में ही नहीं आता है, या कब इनके पैड पे लग जाएगी। जैक क्रॉली को आप लोगों ने देखा होगा कितने आगे बढ़ बढ़ के उसने चौके और छक्के भी मारे, एक भी इंडियन बैट्समैन ने स्टेप आउट करके शॉट नहीं मारा है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि आगे 3 जो मैचेस आने वाले हैं इसमें अब वो एक धर्म संकट तो इंडियन टीम के पास है ही। अब ये रैंक टर्नर्स तो बना नहीं सकते क्योंकि इनके बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि इनसे तो कैसे भी बैटिंग नहीं हो रही है, ये अच्छे खासे बैटिंग विकेट के ऊपर आउट हो जाते हैं। और उधर इंग्लैंड के बैट्समैन एकदम चढ़ के खेल रहे हैं। उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, उनको कैसे खेलना है, उनको अग्रेसिव खेलना है। और वो आज का मैच भले हार गए लेकिन वो फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं है, ना तो उनके ऊपर कोई मीडिया का प्रेशर है, ना उनको कोई गालियां दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। और ऊपर से वो सारे पॉइंट स्कोर कर रहे हैं मॉरली भी कि हम तो टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। अदरवाइज 2 दिन का मैच था, 399 रन बनाने थे, आसानी से बना सकते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूट ने किस तरह का शॉट मारा, तो वो जो रूट का आपको किसी भी तरह से वो शॉट जस्टिफाइड नहीं लगता है, लेकिन उनको मार के खेलना है। जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स एंडरसन ने कहा था कि हम कोई 180 ओवर नहीं खेलने वाले हैं, हम तो 70 ओवर में स्कोर करेंगे। और वो ऑलमोस्ट 69-70 ओवर में ही ऑल आउट हो गए आज, वो बात अलग है। लेकिन उसमें इंडिया का क्रेडिट मुझे नहीं लगता, इसमें ज्यादा गलती इंग्लैंड के बैट्समैन की है। और वो गलती भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो उनकी कॉन्शियस एफर्ट है, कॉन्शियस अप्रोच उनकी वैसी ही है कि हमको ऐसे ही खेलना है। अदरवाइज कोई भी जो रूट जैसा बैट्समैन अगर ये ठान ले कि मुझे आउट नहीं होना है तो उसको कोई इस विकेट के ऊपर आउट कर सकता था क्या? इंडिया की बॉलिंग में इतना पेनिट्रेशन तो नहीं था। सच्ची बात कही जाए तो बुमराह की बॉल भी कोई रिवर्स स्विंग वगैरह नहीं हो रही थी, वो मारने पीटने के चक्कर में आउट हुए ऐसी कोई। हाँ, लेकिन बुमराह ने ठीक है जो कुछ भी है बेस्ट यूटिलाइज उसी ने किया विकेट को। बाकी स्पिनर्स तो पहली पारी में देखिए अश्विन को अपने घर में पहली पारी में 1 भी विकेट नहीं मिला, दूसरी पारी में 3 विकेट जरूर मिले उसको, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखा के उसको विकेट नहीं मिले। उसमें बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, वो लोग कभी रोक के खेलने का तो सोच ही नहीं रहे थे। तो कुल मिला के अब ये तो रहा टेस्ट मैच, इंडिया जीत गया, 1-1 से सीरीज बराबर हो गई। अब 10 दिन का गैप है तीसरे टेस्ट मैच आने में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इंडिया की टीम 3rd टेस्ट में क्या होगी। विराट कोहली का अभी कुछ पक्का नहीं है कि वो आएगा कि नहीं। अगर वो आता है तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर को बाहर होना चाहिए मैच के टीम से। दूसरी बात यह है कि आप रजत पाटीदार के बारे में क्या कहेंगे। कल जो रजत पाटीदार आउट हुआ है वो भले 9 रन पे आउट हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें उसकी कोई गलती थी, वो बॉल बहुत नीचे रह गई। तो ऐसे में हम बहुत ज्यादा हाश नहीं हो सकते रजत पाटीदार के ऊपर। वो रजत पाटीदार पहली पारी में भी अच्छा खेला था और दूसरी पारी में बॉल नीचे रह गई तो वो आउट हो गया। और वैसे भी एक टेस्ट मैच में कि 2 पारियों में आप अगर इस तरह से बैट्समैन को निकालेंगे टीम से, जब तक कि उसने कोई बहुत ही उल्टा सीधा ऑडेशियस शॉट मार के वो आउट ना हुआ हो, तो ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का बाहर जाना बिल्कुल तय है और श्रेयस अय्यर बाहर आता है और अगर विराट कोहली अंदर आता है तो सीधे सीधे स्वैपिंग ये हो जाएगी, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। अगर विराट कोहली नहीं आता है
तो केएल राहुल को भी अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर विराट कोहली और केएल राहुल दोनों अगर फिट हो जाते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर और फिर मुझे लगता है कि गाज रजत पाटीदार पे गिर सकती है, क्योंकि अब आप केएल राहुल को तो बाहर नहीं रख सकते, ना ही विराट कोहली को बाहर रख सकते हैं। और अगर जडेजा फिट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको कुलदीप यादव को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अक्षर पटेल की बैटिंग चाहिए। उसने दोनों मैचेस में रन बनाए हैं। फिर उसके बाद खैर बाकी हमारे ये मुकेश कुमार जो है, इसको तो सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए कि अब तुम जाओ और अब बस भागो इधर से। क्योंकि एक तो मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं, 130-32 की स्पीड वाले पेस बॉलर्स को तो स्टेडियम के आसपास फटकने मत दो। अरे यार किस तरह की बॉलिंग की है। जब वो सेकंड इनिंग्स में जैक्स क्रॉली और वो बैटिंग करने आए बेन डकेट, उन लोगों ने इसके 2 ओवर में 19 रन ठोके हैं। बताइए आप, मतलब कहाँ तो एक एक रन बचाना मुश्किल हो रहा है। पहले ओवर में 2 चौके खाए, दूसरे ओवर में 2 चौके खाए, और उसके बाद 25 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं मिली। आज भी मजबूरी में देना पड़ा बॉलिंग उसको, क्योंकि मतलब किस बॉलर से आप कितना जान लोगे क्या बाकी 4 बॉलर्स की। तो अब 5वां बॉलर खिलाया है तो बॉलिंग करवाओ। आज भले उसको धुप्पल में विकेट भी मिल, मैं धुप्पल ही कहूंगा उसको, ऐसे बॉलर को विकेट मिला और वो भी 11वें नंबर के बैट्समैन का, तो फिर आप क्या कर सकते हो उसमें। और बाकी तो टेल एंडर से मुझे ये भी शिकायत तो मेरी हमेशा से, ये बल्ला क्यों नहीं घुमाते हैं। अब कल आपने देखा वो नाइट वॉचमैन के तौर पर रेहान अहमद आया था, वो तो उसने कल आते साथ ही 2-2 चौके मारे, आज सुबह आके फिर चौके मारे। तो थोड़ा ताकत लगा के तो मारो यार शॉट, ये डरपोक बन के खेलने का कोई फायदा नहीं है। तो अब अगले टेस्ट में मुझे लगता है कि सीधे सीधे ये लोग तो बाहर होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर बाहर होगा, मुकेश कुमार बाहर होगा। देखना यह है कि फिट कौन कौन होता है। और जडेजा, कोहली और राहुल अगर तीनों फिट हो गए तो फिर अय्यर गया बाहर, अय्यर को जाना ही है खैर। और आपका जडेजा की वजह से शायद कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़े, क्योंकि अक्षर को तो बैटिंग की वजह से रखेंगे ये टीम में। और फिर वो हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है ओवरऑल बॉलिंग में। तो अब देखते हैं क्या होता है अगले टेस्ट मैच में। तो अभी 10 दिन का टाइम है, हम उसके पहले भी बात करेंगे। कुछ और अगर खबर आती है, कुछ आती है तो बैठेंगे, बात करेंगे और एनालाइज करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये इंडिया के ब्रिलियंस से टेस्ट मैच जीते हैं या फिर इंग्लैंड ने गिफ्ट किया है मैच। गिफ्ट ना भी किया हो तो इंग्लैंड जीतने के लिए उतना ज्यादा कमिटेड तो मुझे नहीं दिखा। तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।